बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस टॉपिक में हम फ्लोरेसेंस और इसकी डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे। फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। थोड़ा सा फ्लोरेसेंस के बारे में हम मज़ीद देखते हैं। लास्ट टाइम जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंस ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से किसी भी हायर स्टेट की तरफ जंप कर जाता है जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा उसके रेलिवेंट। फॉर एग्जांपल इस केस में जो हम ब्लू लाइन शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ने एस नॉट स्टेट पे इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब की और जिसके रिजल्ट में एस नॉट से एस वन स्टेट तक मूव कर गया। ये जो छोटे लेवल्स नज़र आ रहे हैं ये वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। और मॉलिक्यूल अब क्या करता है, एक्साइटेड लेवल S1 में वाइब्रेशनली रिलैक्स होता है जिसे हमने वाइब्रेशनल कैस्केड का नाम दिया था। तो उसके रिजल्ट में मॉलिक्यूल में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ थर्मल रेडिएशन रिलीज हो जाती है। और उसके बाद फिर जब S1 स्टेट में इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो S1 से S0 स्टेट की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा और उस केस में ये इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन लाइट इमिट करता है। इस प्रोसेस को हम फ्लोरेसेंस का नाम देते हैं। जैसा कि इस डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ये दोनों में डिफरेंस होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब ज़्यादा है और ये एक वेवलेंथ पे अमाउंट इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, और जो एमिशन है वो दूसरे वेवलेंथ पे होता है और अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब ज़्यादा होती है, अमाउंट ऑफ इमिटेड रेडिएशन वो कम होती है। और इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ थर्मल रेडिएशन एनर्जी इमिट कर जाती है। तो इस तरह के फिनोमेना को हम फ्लोरेसेंस का नाम देते हैं। और इस तरह के प्रोसेस को जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो बेसिकली वाइब्रेशनली जब डी एक्साइट होगा तो इसमें वाइब्रेशनली वी एन से वी नाट की तरफ आ रहा है। तो इस लेवल को हम S1 वी नाट का नाम देते हैं। यहाँ से एस नाट की तरफ अगर वो रिलैक्स होगा तो इस प्रोसेस को हम फ्रॉम फ्लोरेसेंस का नाम देते हैं। और ये फ्लोरेसेंस जब हम इसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं तो इस फ्लोरेसेंस को हम प्रॉम्प्ट फ्लोरेसेंस का नाम देते हैं। ये बेसिक एक टाइप है। जब हम दूसरी फ्लोरेसेंस की टाइप की बात करते हैं तो इसे हम एओसाइन और ई टाइप फ्लोरेसेंस का नाम देते हैं। ई टाइप फ्लोरेसेंस को भी हम डायग्राम से इस तरीके से शो कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक एक्साइटेशन प्रोसेस होगा कि इलेक्ट्रॉन S0 से S1 स्टेट की तरफ जाएगा और उसके बाद फिर ये वाला फिनोमेना होता है कि इलेक्ट्रॉन बाय समहाउ अपनी स्पिन चेंज करता है। और ये S1 और S0 के दरमियान में यहाँ पे ट्रिपलेट स्टेट जिसे हम T1 स्टेट का नाम देते हैं वो लाई करती है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन रेडिएशन इमिट करते हुए अपना वो T1 स्टेट की तरफ मूव करता है। और S1 स्टेट में जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाएगा वो अपनी स्पिन चेंज नहीं करेगा, जबकि S1 स्टेट से T1 स्टेट की तरफ आते हुए वो अपनी स्पिन चेंज करता है। और इस प्रोसेस को हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का नाम देते हैं, जिसके रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज हो जाती है। उसके बाद जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा तो अपनी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ थर्मल रेडिएशन इमिट करता है, वाइब्रेशनल कैस्केड का नाम दिया जाता है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन S1 स्टेट की तरफ जाता है जिसे हम रिवर्स इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का नाम देते हैं। इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन ने जो पहले यहाँ पे स्पिन चेंज की थी वो दोबारा अपनी स्पिन चेंज करता है तो अपनी ओरिजिनल S1 स्टेट वाली स्पिन पे पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो फिनोमेना होते हैं जिसे हम एक को इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का नाम देते हैं और दूसरे को हम रिवर्स इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का नाम देते हैं। और इनके रिजल्ट में थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में पहुँचेगा और उसके बाद जब ये डी एक्साइट होगा तो हम उसे ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा। और इस तरह की फ्लोरेसेंस को हम एओसाइन या ई टाइप डिलेड फ्लोरेसेंस का नाम देते हैं। डिलेड फ्लोरेसेंस की वजह ये है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन S1 स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट की तरफ जाएगा तो इस केस में इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन चेंज करेगा। और इस रूल
के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट होता है या एक्साइट होता है उसे स्पिन चेंज नहीं करना चाहिए, तो ये एक फॉरबिडन इलेक्ट्रॉनिक स्पिन आ जाती है। फॉरबिडन इलेक्ट्रॉनिक स्पिन होने की वजह से ये जो T1 स्टेट है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, और उसके रिज़ल्ट में जो टाइम होगा वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है, जिसकी वजह से इस तरह की फ्लोरेसेंस को हम डिलेड फ्लोरेसेंस का नाम देते हैं। वो इमीडिएटली इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना S1 से S1 से S0 की तरफ आएगा, तो वो पहले वाली टर्मिनोलॉजी जिसे हम प्रॉम्प्ट फ्लोरेसेंस का नाम देते हैं। और जब हम इस एओसाइन या ई टाइप फ्लोरेसेंस का नाम देते हैं, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती है, उसके बाद रिवर्स इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती है, देन S1 स्टेट से S0 स्टेट की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो इस तरह की फ्लोरेसेंस को हम ई टाइप फ्लोरेसेंस का नाम देते हैं। अगर हम इसको इक्वेशन से लिखना चाहें तो इक्वेशन से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो S1 V0 स्टेट की तरफ था, और उसके बाद ये ट्रिपलेट स्टेट की तरफ मूव कर रहा है, जो कि हमारी ये वाली ट्रिपलेट स्टेट है। और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के रिजल्ट में T1 स्टेट और इसका जो वाइब्रेशनल लेवल होगा वो Vn होगा, किसी भी वाइब्रेशनल एक्साइटेड लेवल में वो मूव कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो ट्रिपलेट स्टेट में होगी। इसका रिजल्ट ट्रिपलेट स्टेट में इस वजह से आया कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हुई है। उसके बाद Vn से इलेक्ट्रॉन V0 की तरफ आएगा, वाइब्रेशनली एनर्जी को इमिट करेगा। उसके बाद फिर रिवर्स इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट स्टेट से दोबारा S1 स्टेट की तरफ मूव कर जाएगा। जब S1 स्टेट में पहुंचेगा तो अपनी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, तो ये S1 V0 स्टेट की तरफ आएगा। S1 V0 से S0 की तरफ जो ट्रांजिशन होती है उसे हम फ्लोरेसेंस का नाम देते हैं। और ये पर्टिकुलरली जिसमें रिवर्स इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती है, देन रिवर्स इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती है, तो इसे हम ई टाइप फ्लोरेसेंस का नाम देते हैं। इसी तरह दूसरी जो टाइप है फ्लोरेसेंस की उसे हम पायरीन टाइप फ्लोरेसेंस का नाम देते हैं, या हम शॉर्ट वे में इसे पी टाइप फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। पी टाइप फ्लोरेसेंस को समझने के लिए इसमें जो फिनोमेना होता है, पहला स्टेप तो वही है कि S1 स्टेट से इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट स्टेट की तरफ आएगा, और जब वो ट्रिपलेट स्टेट की तरफ आएगा अपनी स्पिन फ्लिप करेगा, और स्पिन फ्लिपिंग को हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का नाम देते हैं। और उसके बाद मॉलिक्यूल जो है वो दोबारा यहाँ पे ई टाइप और पी टाइप में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे ट्रिपलेट स्टेट में मॉलिक्यूल को दोबारा इरेडिएट किया जाता है, एक सेकंड फोटॉन दिया जाता है, यानी सेकंड अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है, जिसके रिजल्ट में दो फिनोमेना होते हैं। एक तो रिवर्स इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगी, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे चला जाएगा। यानी इन दोनों को अगर हम डिफरेंस दोनों के दरमियान डिफरेंस देखना चाहें, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, वाइब्रेशनल कैस्केड, रिवर्स इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, फिर ये ट्रांजिशन होती है। इस केस में यहाँ पे ट्रिपलेट स्टेट में आएगा, जहाँ पे रेडिएशन थर्मल डिके होगा, और उसके बाद फोटॉन ऑब्जर्व करेगा तो ये स्टेट में आएगा, और उसके बाद यहाँ पे S1 स्टेट से S0 की तरफ आएगा, तो ये भी डिलेड फ्लोरेसेंस है, जिसे हम पी टाइप फ्लोरेसेंस का नाम देते हैं। डायग्रामेटिकली अगर हम इसको शो करना चाहें, तो ये S1 V0 स्टेट से जब वो ट्रिपलेट स्टेट की तरफ आएगा, तो ट्रिपलेट स्टेट इसकी Vn किसी भी वाइब्रेशनली एक्साइटेड लेवल हो सकता है। Vn से वो V0 की तरफ आएगा, यहाँ से जहाँ तक एनर्जी इमिट करेगा। उसके बाद जब हम इसको सेकंड फोटॉन देते हैं, तो दो फिनोमेना होंगे, एक रिवर्स इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, और उसके बाद दूसरा जो है वो एनर्जी एक्साइट करेगा। उसके बाद यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचेगा, तो वाइब्रेशनली अपनी थोड़ी अमाउंट एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, वाइब्रेशनली थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, और उसके रिजल्ट के जब जहाँ पे पहुँचेगा, तो उसके बाद S1 स्टेट से S1 V0 स्टेट से S0 स्टेट की तरफ आएगा, तो हम इस फिनोमेना को फ्लोरेसेंस का नाम देते हैं। तो फ्लोरेसेंस में जो जनरल टर्म है, अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, वो डिफरेंट होती है। S0 से किसी भी लेवल की तरफ आएगा, यहाँ से एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म, थर्मल डिके की फॉर्म में इमिट करेगा, और यहाँ से यहाँ तक फ्लोरेसेंस। और अगर ये वाला इंटर सिस्टम क्रॉसिंग
क्रॉसिंग, रिवर्स इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो रही है तो इस फ्लोरेसेंस को हम ई टाइप फ्लोरेसेंस का नाम देते हैं। और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, रिवर्स इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के साथ साथ सेकंड फोटॉन भी एनर्जी का ऑब्जर्व कर रहा है तो हम इसे पी टाइप फ्लोरेसेंस का नाम देते हैं। और इस तरीके से हम जो है फ्लोरेसेंस को इस तरीके से डिफाइन 3 क्लासेस में डिफाइन कर सकते हैं। अब हम अगर इसको फर्दर जो हमारे पास हमने फ्लोरेसेंस को डिफाइन किया था कि जो प्राउन फ्लोरेसेंस है उसमें भी एक ही फोटॉन इन्वॉल्व होता है कि जहाँ से जहाँ तक एनर्जी ऑब्जर्व की, और इस वजह से हम इस प्रोसेस को मोनोफोटॉनिक प्रोसेस का नाम देते हैं। इसी तरीके से ई टाइप फ्लोरेसेंस में भी कोई और फोटॉन हम ऐड नहीं करते तो इस वजह से ये फिनोमेना भी, ये भी जो फ्लोरेसेंस है वो भी मोनोफोटॉनिक होती है। जबकि हम पी टाइप की बात करते हैं तो पी टाइप में यहाँ पे हम सेकंड फोटॉन प्रोवाइड करते हैं जिसके रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट स्टेट से दोबारा सिंगल स्टेट की तरफ आएगा और रिवर्स इंटर सिस्टम क्रॉसिंग भी साथ साथ होती है। तो इस वजह से इस तरह के प्रोसेस को हम बाईफोटॉनिक प्रोसेस का नाम देते हैं। तो हम यहाँ से कंक्लूड ये करते हैं कि प्रॉम्प्ट फ्लोरेसेंस और ई टाइप फ्लोरेसेंस मोनोफोटॉनिक प्रोसेस है, जबकि पायरीन टाइप फ्लोरेसेंस जो है वो बाईफोटॉनिक प्रोसेस होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ये जो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बेसिकली क्या होती है। जो हमने अभी फ्लोरेसेंस में डिस्कस किया कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो रिवर्स हो जाती है, स्पिन फ्लिपिंग का नाम भी इसे हम दे देते हैं, वो बेसिकली क्या होती है। इसमें से शॉर्ट टर्म ये है कि हमारे पास जो सिंगलेट स्टेट है, अगर सिंगलेट स्टेट का और ट्रिपलेट स्टेट अगर ये इनकी जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट इक्वल है तो रिज़ल्ट क्या होगा कि S1 स्टेट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके साथ ओवरलैप करेंगे जिसके रिजल्ट में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इमिट होगी और रिजल्ट ये होगा कि S1 स्टेट से मॉलिक्यूल ट्रिपलेट स्टेट की तरफ माइग्रेट ट्रिपलेट स्टेट की तरफ मूव कर जाएगा। इस तरह के प्रोसेस को हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का नाम देते हैं। और रिजल्ट ये होगा जो मॉलिक्यूल इसकी जो स्पिन है वो अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगी, अगर यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे क्लॉकवाइज हो जाएगी। इस प्रोसेस के थ्रू यानी इलेक्ट्रॉन जब S1 स्टेट से T1 स्टेट की तरफ आएगा तो स्पिन फ्लिप करेगा और इस तरह के प्रोसेस को हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का नाम देते हैं। तो ओवरऑल इस प्रोसेस को हम ये कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन है वो S1 स्टेट से T1 स्टेट की तरफ आ रहा होता है। और जब हम इस प्रोसेस की बात करते हैं तो क्योंकि इस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन S1 स्टेट से T1 स्टेट की तरफ आते हुए कोई रेडिएशन इमिट नहीं करता बल्कि वाइब्रेशनल कैस्केड के थ्रू एनर्जी इमिट करता है और इस वजह से हम इस प्रोसेस को भी नॉन रेडिएटिव यूनिमॉलिक्यूलर एनर्जी डेसिपेशन प्रोसेस का नाम दे सकते हैं। जब हम इस प्रोसेस की बात करते हैं तो दिस प्रोसेस इज़ वेरी यूज़फुल फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शंस। उसकी रीज़न ये है कि इस प्रोसेस में पहली बात तो ये आ जाती है कि इस स्टेट से इस स्टेट की तरफ आते हुए जो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन है वो स्पिन फॉरबिडन होती है। इलेक्ट्रॉनिक स्पिन फॉरबिडन होने की वजह से इसकी ट्रिपलेट स्टेट की हाफ लाइफ ज़्यादा हो जाती है और जिसके रिज़ल्ट में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स किसी भी रिएक्शन में ज़्यादा अमाउंट में टेक पार्ट कर सकते हैं और जो ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे एज रिजल्ट ऑफ कोलिजन केमिकल रिएक्शन के ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रिपलेट स्टेट में केमिकल रिएक्शन जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी रीज़न ऑब्वियस है कि ट्रिपलेट स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है वो रिवर्स हो जाती है। इसे वापस आने के लिए या इसे ग्राउंड स्टेट में आने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ टू फ्लिप द स्पिन, देन वो ग्राउंड स्टेट में आएगा या S1 स्टेट की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल वे में ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन प्रोड्यूस होता है कि क्या S0 स्टेट से यानी ग्राउंड स्टेट से इसको ट्रिपलेट स्टेट की तरफ इलेक्ट्रॉन को मूव कराया जा सकता है या नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे स्पिन जो है वो रिवर्स होती है यानी स्पिन जो है ना वो फ्लिप हुई होती है। तो आंसर है ये है कि S0 स्टेट से T1 स्टेट की तरफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली मूव नहीं कर सकता। इससे अगर T1 ट्रिपलेट स्टेट को अगर हमने पॉपुलेट करना है, पॉपुलेट का मतलब ये है कि हमने इसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बढ़ाने हैं ट्रिपलेट स्टेट में, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल
नॉर्थ स्टेट से एसएन स्टेट की तरफ जाना पड़ेगा। देन इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू इसे हमें T1 स्टेट की तरफ लेके आना पड़ेगा। इसका सिर्फ एक वे होता है कि ये ट्रिपलेट स्टेट में अगर ये मॉलिक्यूल है तो जो हमने इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ट्रांसफ़र का एक मैकेनिज़्म पढ़ा था उसमें यह था कि दो मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास, एक डोनर मॉलिक्यूल और दूसरा हमारे पास एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है। डोनर मॉलिक्यूल एनर्जी डोनेट करता है और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल एनर्जी एक्सेप्ट करता है। डोनर मॉलिक्यूल एनर्जी डोनेट करेगा तो वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जब एनर्जी एक्सेप्ट करेगा तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ आएगा। कोई ऐसा मॉलिक्यूल अगर है, अगर जहाँ पे मॉलिक्यूल ट्रिपलेट स्टेट में पड़ा हुआ है और इसने एनर्जी किसी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को दी जिसके रिजल्ट में ये मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा और जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है डायरेक्टली T1 स्टेट की तरफ मूव कर जाएगा। और जब हम इस तरह के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, इस तरह के प्रोसेस की बात करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ट्रांसफ़र का नाम देते हैं। और इस केस में हमारे पास जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं, दे आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ डोनर मॉलिक्यूल्स, और अल्कीन्स इस केस में एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स होती हैं। यानी इस केस में जब हम इस तरह के फोटोकेमिकल रिएक्शन जो हम करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो उसको हम फिनोमेना को हम फोटोसेंसिटाइजेशन का नाम देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इससे रिलेटेड कि जो ट्रिपलेट स्टेट में मॉलिक्यूल होगा उसकी हाफ़ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस हैं ट्रिपलेट स्टेट में वो उनके बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। और इस वजह से हम ट्रिपलेट स्टेट को सीट ऑफ केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं कि दैट इज़ सीट फॉर केमिकल रिएक्शंस के केमिकल रिएक्शंस होने के लिए। क्योंकि जब हम सिंगलेट स्टेट की बात करते हैं तो सिंगलेट स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की हाफ़ लाइफ रिलेटिवली कम होगी और ट्रिपलेट स्टेट में इलेक्ट्रॉन की हाफ़ लाइफ ज़्यादा होती है। और इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट ये होगा कि ट्रिपलेट स्टेट में केमिकल फोटोकेमिकल रिएक्शन के ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंगलेट स्टेट। होप सो यू हैव गॉट दिस टॉपिक।